हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पैरामाउंट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र थानवी एक बार फिर आपके समक्ष दंड विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। मैं समझता हूं कि आपको इसे पढ़कर समझकर बहुत फ़ायदा मिलेगा और कानून में जिस तरह की कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध की जाती है उसमें किन किन सिद्धांतों का प्रयोग होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने मेरे शुरुआत के वीडियो में बताया था कि अपराध किसे कहते हैं। अपराध को विस्तृत रूप से परिभाषित करके आपके समक्ष वीडियो पेश किया था। उसी कड़ी में आज मैं आपके समक्ष जो नया टॉपिक लेकर आया हूं वो अपराध के बाद की स्थिति है, वो है आपराधिक दायित्व। दोस्तों, ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों के लिए दायित्व के अधीन किया जा सकता है। उसका दोष साबित होने पर उसे दंडित किया जा सकता है, परंतु वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड का भागी हो नहीं सकता और उसे आपराधिक दायित्व के अधीन किया नहीं जा सकता। परंतु ये नियम केवल और केवल एक अकेले व्यक्ति के लिए ही लागू होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो कानून जो दंड विधि भारतीय दंड संहिता है या कोई भी तत्समय प्रवर्त कोई विशेष या फिर कोई स्थानीय अधिनियम है, उसके तहत जब अपराध और आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कारित किया जाता है तो न्यायालय के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि किसी समूह के द्वारा या कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो उनके आपराधिक दायित्व को किस प्रकार सुनिश्चित और अभिनिश्चित किया जाए, उन्हें किस प्रकार दायित्व के अधीन किया जाकर और कानून के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें दंडाधिष्ठ किया जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए कानून बनाने वालों ने भारतीय दंड संहिता में 5 महत्वपूर्ण वर्गों में आपराधिक दायित्व के सिद्धांतों को बांटा है। आज हम जिस सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से 2 सिद्धांत है। एक है सामान्य आशय और दूसरा है सामान्य उद्देश्य। दोस्तों, कानून के संबंध में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और यदि सिलेबस में दंड विधि उनका पार्ट होती है तो ये सवाल बहुत ही कॉमनली और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। दोस्तों, आज मैं कानून के जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं ये विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, अनुसंधान अधिकारियों के लिए, वकीलों के लिए और न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है ये बिंदु जिस पर आज हम और आप चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कोई आपराधिक कार्य अगर अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उसको डील विद करने के लिए भारतीय दंड संहिता में जो 2 अधिक से अधिक महत्वपूर्ण पद हैं वो है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं, सामान्य आशय किसका? सामान्य आशय एक ग्रुप का। सामान्य उद्देश्य किसका? सामान्य उद्देश्य एक अवैध सभा का। कॉमन इंटेंशन ऑफ ए ग्रुप एंड कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के संबंध में, जो डील करती है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन इंटेंशन एंड व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, धारा 34 में ग्रुप लायबिलिटी के बारे में जो कानून की परिभाषा दी गई है
वो धारा 34 ये कहती है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस किए गए कार्य के लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो उसने स्वयं ने अकेले ने वो कार्य किया। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person shall be held liable for that act as if it were done by himself alone। ये तो है धारा 34 की परिभाषा, जो भारतीय दंड संहिता के चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें कई पदों के बारे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है, तो ये स्पष्टीकरण के प्रावधानों के बीच में आता है। इसके विपरीत धारा 149 सेक्शन 149 जो चैप्टर 8 में आती है, और वो कहती है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव और सामान्य उद्देश्य। इसके बारे में धारा 149 में यह व्यवस्था की हुई है कि जब विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा कोई अपराध किया जाता है जिसे उस जमाव के सदस्य उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित हो जाना संभाव्य जानते थे, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक वो व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस अवैध सभा का सदस्य है, उस किए गए अपराध के लिए दायित्व के अधीन होगा और उस अपराध का दोषी होगा। तो ये दो सिद्धांत हैं। अब इन दो सिद्धांतों को, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को, हम अच्छी तरह से और समझते हैं कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इंडिविजुअल लायबिलिटी को एसर्टेन करना और किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करके उसके खिलाफ दोष साबित हो जाने पर उसे दोष सिद्ध करके दंडित करना आसान है, परंतु जब अपराध कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए ही लॉ मेकर्स ने भारतीय दंड संहिता में यह आपराधिक दायित्व के अलग अलग सिद्धांत डाले हैं। तो हम आगे इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि धारा 34 भारतीय दंड संहिता में जो सामान्य आशय और उसके आधार पर आपराधिक दायित्व को अभिनिश्चित करने का आधार यह है कि एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, दैट एक्ट इज डन बाय दोज पीपल जॉइंटली बट दे आर हेल्ड लायबल कॉन्स्ट्रक्टिवली। इसका मतलब यह हुआ कि उन सब ने मिलकर के कोई कार्य किया है और उन सभी के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम ही एक ऐसा अपराध है जो किसी दंड विधि के तहत परिभाषित है और उसे दंडनीय बनाया हुआ है। अब बात यह है कि जब दो और दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी अपराध को करते हैं तो समस्या इस बात की होती है कि वो अपराध जो कारित कर दिया गया है, जो अपराध घटित हुआ है, उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से किस किस की क्या क्या भूमिका है और क्या क्या योगदान रहा, और उस आपराधिक कार्य के लिए किसको किस सीमा तक आपराधिक दायित्व के अधीन करें और उसको उसके अनुरूप दंडित किया जाए। इस समस्या से निजात पाने के लिए धारा 34 बना करके इस बात को रिजॉल्व कर दिया गया, और जो कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाएगा और ऐसी स्थिति में जब न्यायालय के समक्ष मामला विचारण के लिए आएगा तो धारा 34 की सारी शर्तों, धारा 34 के तमाम इंग्रेडिएंट्स के सेटिस्फाई होने पर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस देयरऑफ
individual liability will be ascertained and each and every person shall be held liable as if that offense was committed by he himself alone. दोस्तों, ये साधारण नियम बना दिया गया है धारा 34 के मुताबिक. when intention is common then liability is common, liability is common then punishment is common. ये सारी समस्याओं को इस सूत्र के द्वारा हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है. तो ये जो सिद्धांत है जो धारा 34 में वर्णित है वो कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बात करता है और ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये तो चैप्टर नंबर 2 में आता है और चैप्टर नंबर 2 में सारी चीजों का स्पष्टीकरण दे रखा है. तो दोस्तों, धारा 34 ग्रुप लाइबिलिटी की बात करती है, धारा 34 जॉइंट लाइबिलिटी की बात करती है, धारा 34 इंडिविजुअल लाइबिलिटी की बात करती है, धारा 34 कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करती है, धारा 34 वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करती है. जब हम क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करेंगे तो धारा 34 सबसे पहले निकलकर सामने आती है और न्यायालय के समक्ष चलने वाले मुकदमों में अभियुक्तों के द्वारा किए गए कार्य से उनको किस तरह किस आपराधिक दायित्व के अधीन किस सीमा तक किया जाए उसको ये आसान बना देती है. दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका ध्यान चाहूंगा धारा 34 की तरफ. धारा 34 क्या कहती है कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है. हकीकत में ये जो मूल रूप से जब भारतीय दंड संहिता आई थी जो 1 जनवरी 1862 से लागू हुई, उसमें मूल रूप से अपने सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में यह पोर्शन मूल धारा में नहीं था. यह तो 1870 में संशोधन अधिनियम के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया और इसको अधिक सरल बनाया गया. पहले परिभाषा यह थी कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस आपराधिक कार्य के लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो उसने अकेले ने किया. अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में इसको डालने पर यह न्यायालयों के लिए और पुलिस अनुसंधान अधिकारियों के लिए मामले का अनुसंधान करना और मामले को विचारण करके और उसके बाद में अभियुक्तों का आपराधिक दायित्व सुनिश्चित करना अधिक सरल और आसान हो गया है. दोस्तों, मैं आपको एक बात और स्पष्ट करूं धारा 34 के संबंध में, वो ये है कि धारा 34 को पढ़ने से पहले धारा 33 को पढ़ो, 33 को पढ़ो, उससे पहले 32 को पढ़ो. ये सारे रेफरेंस मैंने अपराध की परिभाषा में दिए हैं. वापस आपका ध्यान चाहूंगा उस तरफ 34 को अच्छी तरह से समझने के लिए कि जहां कहीं भी रेफरेंस किसी कार्य का होगा उसमें कार्यों की आवली शामिल होगी. अर्थात wherever there is a reference of an act, that act includes series of acts. तो कोई आपराधिक कार्य एक अकेला कार्य हो सकता है या कई कार्यों से मिलकर वो परिणाम निकल सकता है. तो जब एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तो किस किस ने क्या क्या योगदान दिया ये देखने की जरूरत नहीं. सब लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है एक अपराध. देखो, धारा 34 को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं. जैसे 4 व्यक्ति हैं A, B, C, D. ये चारों ही अपने घर पर एक प्लान करते हैं कि आज हम जाएंगे E के घर पर और E को जान से मार देंगे. वो चारों व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल लेके जाते हैं और E का जो घर है उससे 100 मीटर की दूरी पर दोनों ही मोटरसाइकिल्स को उनका इग्निशन चालू रख के और मेन स्टैंड पे लगा दिया जाता है. तो एक व्यक्ति जो D है वो मोटरसाइकिलों के पास में इग्निशन को चालू रखे हुए खड़ा हो गया. A, B, C तीनों आगे बढ़े. C जो है वो E के घर के दरवाजे के बाहर पहरेदारी करने को खड़ा हो गया. फिर A और B अंदर गए तो E अंदर मौजूद था. तो B ने तो A के हाथ पकड़ लिए, B ने
ई के हाथ पकड़ लिए और ए ने उसके छुरा घोंप दिए। तद द्वारा ई की मृत्यु कारित हो गई। अब इन चारों ही व्यक्तियों के खिलाफ जब हत्या का मुकदमा दर्ज होगा तो धारा 302 सपठित धारा 34 होगा। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा को सेटिस्फाई करते हैं। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो उसने स्वयं ने अकेले ने वो कार्य किया। अब कोर्ट में बी सी डी इन तीनों की ये प्ली कतई मेंटेनेबल नहीं होती है कि साहब हमने तो हमारे हाथ से तो हमने तो ई को मारा नहीं। डी ये कह के छूट नहीं सकता कि मैं तो मोटरसाइकिलों के पास खड़ा था। सी ये कह के नहीं छूट सकता कि मैं तो दरवाजे के बाहर खड़ा पहरेदारी कर रहा था। आपकी वहां पर उपस्थिति, आपका वहां पर कार्य में भाग लेना, ये अंदर जो ए ने जो छुरा घोंप कर जो मृत्यु कारित की है, ए का उत्साह बढ़ा रहे थे आप, ए को आप बाहर से मदद कर रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे और उसके हत्या के अपराध को अंजाम देने को शुक्र बना रहे थे। इसलिए ए बी सी डी चारों ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लगाकर आपराधिक दायित्व के अधीन कॉन्स्ट्रक्टिवली दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस दैट इज मर्डर ऑफ ई। दे विल बी हेल्ड लायबल। दोस्तों, अब इसके विपरीत धारा दूसरी धारा 149 बात करती है कॉमन ऑब्जेक्ट की। दोस्तों, मैं इसको स्पष्ट करूं, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में धारा 149 कहती है कि जब कोई आपराधिक कार्य किसी अवैध सभा के सदस्य के द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है। यह तो हो गया पैरा नंबर 1। दूसरा कहता है या ऐसा अपराध किया जाता है जिसे उस जमाव के सदस्य उस जमाव के उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित हो जाना संभाव्य जानते थे, तो उस अपराध को किए जाने के समय प्रत्येक वो व्यक्ति जो अवैध सभा का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा, दोषी माना जाएगा। तो धारा 149 की परिभाषा 2 पैराग्राफ में है। दोस्तों, 149 दैट डील्स विद कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शंभुनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह कहा, उन्होंने यह विनिश्चित किया, यह निर्धारित किया कि जो अपराध विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जो जमाव के उद्देश्य को अग्रसर करने कारित होने में संभाव्य जानते थे, यदि वो उससे बिल्कुल विपरीत है तो सबकी अलग अलग लायबिलिटी होगी, और वो अगर प्रोबेबल उसका परिणाम है तो ईच एंड एवरी पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस who at the time of commission of such offense was a member of unlawful assembly। तो इसमें क्या होता है कि 5 और 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति के घर में, जो कि इस मामले का परिवादी कंप्लेनेंट है, उसके घर में कंप्लेनेंट की हत्या करने को वो जाते हैं और घर में जिस ढंग से वो घुसे उसके बाद उन्होंने पाया कि कंप्लेनेंट तो वहां मौजूद था नहीं, तो उन्होंने कंप्लेनेंट के बच्चों को बुरी कदर काट के मार दिया। उनको मार देने के बाद उनके खिलाफ धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत मुकदमा चला। तो यह मुकदमा पैरा नंबर 2 को सेटिस्फाई करता है। पैरा नंबर 2 को तो जो लोग जिन्होंने जाकर के बच्चों को मार दिया था, लिटरली देयर वाज नो प्रोग्राम टू किल द चिल्ड्रन ऑफ द कंप्लेनेंट, बट एट दैट टाइम, तो ये दिस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ पैरा नंबर 2 ऑफ सेक्शन 149 which speaks about the criminal liability on the basis of the common object of unlawful assembly। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सारे के सारे व्यक्ति जो उस कंप्लेनेंट के घर में जो हत्या का अपराध कारित किया गया था उसके लिए उसी प्रकार दायित्वबद्ध होंगे, दायित्व के अधीन होंगे मानो उन्होंने स्वयं ने वो अपराध किया हो।
भले ही किसी व्यक्ति ने अपने हाथ से उन बच्चों की हत्या ना भी की हो। तो ये दो सिद्धांत हैं, ये दो सिद्धांत सुविधा का नियम कहलाते हैं और ये न्यायालयों को अपराधियों का आपराधिक दायित्व सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। और these offenses are committed by so many persons in furtherance of common intention on one hand, in prosecution of the common object in other hand। तो दोस्तों, मैंने आपको विस्तार से ये बता दिया इस वीडियो में कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 क्या कहती है और धारा 149 किस प्रकार आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को अधिकथित करती है। इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझने के बाद में दोस्तों, जो परीक्षा में सवाल आता है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए, ये दोनों पदों के बीच का अंतर दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आपको यदि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के दायित्व के सिद्धांत के संबंध में मेरे द्वारा दिया गया ये लेक्चर पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और दोस्तों, आप वापस में आपको जो मुझे चीज़ शुरुआत में कहनी चाहिए मैं आपको अंत में बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे पैरामाउंट जुडिशियल एकेडमी का जो भी क्वालिटी कंटेंट का वीडियो आएगा दोस्तों, आपको उसे शुरू से अंत तक देखना चाहिए ताकि आपके कानून के कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। इस बात के साथ में थैंक यू।